أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسर لي أمري واحलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंटरव्यू के हवाले से एसडीओ एएसडीओ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस और लेक्चरर एजुकेशन के इंटरव्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट पूछा गया है कि व्हाट इज कंड्यूसिव लर्निंग। ठीक है, तो कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट एक ऐसा माहौल क्लास के अंदर प्रोवाइड करना कि जिसमें सारे जितने भी स्टूडेंट है उसकी बेसिक नेसेसिटीज जो होती है, बेसिक ज़रूरियात जो होती है, उसको जब एड्रेस किया जाए, उनसे पूछगछ की जाए और उनको एड्रेस की जाए, तो दिस इज कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर एड्रेस्ड। ठीक है, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर देयर इज एफिशिएंट लर्निंग। जहां पर एफिशिएंट लर्निंग होती है, मैंने कल भी आप लोग को कहा था, इफेक्टिव टीचिंग कॉज इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट आर एड्रेस्ड इज कॉल्ड कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। Conducive classroom environment, the best classroom environment is one of the result in efficient learning. ठीक है, the classroom atmosphere become conducive or favorable to learning when teacher before planning teaching analyzes the behavior of each student of the class. ये देखो, हर एक स्टूडेंट के बिहेवियर को टीचर ने एनालाइज करना है कि ये जो स्टूडेंट है ये शरारती है, या ये जो स्टूडेंट है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर है, या ये जो स्टूडेंट है ये डल स्टूडेंट है या गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह के स्टूडेंट जो है, सारे स्टूडेंट की बिहेवियर को जब एक टीचर एनालाइज करता है तो उसको हम कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉलोइंग आर द मीन्स टू मेक द क्लासरूम मोर इफेक्टिव और कंड्यूसिव। ये तरीका कार है अगर पूछा जाए कि क्लासरूम को या क्लासरूम एनवायरनमेंट को किस तरह कंड्यूसिव बनाया जा सकता है। ठीक है, कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड। स्टूडेंट को मोटिवेट रखना चाहिए। ठीक है, किस तरह मोटिवेट रखना है, उसको कुछ प्राइजेस देने हैं, उसको उसकी तारीफ करनी है। ठीक है, या उसको उसके लिए तालियां बजानी है। ठीक है, दिस इज मोटिवेटेड। मीट बेसिक नीड्स, ये तो इसकी क्वालिटी है कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट की, कि जो बेसिक नीड्स है उसको मीट करना। एक्सरसाइज मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल। अच्छा, मीट बेसिक नीड्स का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है उसको सुनने में थोड़ा मसला है तो उसको आगे बिठाओ, या उसको देखने में थोड़ा मसला है तो उसको ऐसी जगह पे बिठाओ कि जहां पर उसकी जो विजिबिलिटी है, जहां पर उसका जो साइट है उसको बिल्कुल ही क्लियर चीजें नजर आए। ठीक है, तो मीन बेसिक नीड्स से यही मुराद है कि जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, सॉरी, जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो उसके बेसिक नीड्स को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल, बहुत फर्म कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे फोर बेसिक क्लासरूम स्टाइल्स: अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड इंडल्जियो आर इंडल्जेंट। ठीक है, ये चार बेसिक जो है, ये टीचर जो है स्टाइल अपना सकता है क्लासरूम के अंदर। तो जो इंटेलिजेंट स्टाइल है, दिस इज द बेस्ट स्टाइल, जहां पर स्टूडेंट पे कंट्रोल भी नहीं होता, फर्म कंट्रोल भी नहीं होता, और स्टूडेंट मगन होते हैं चीजों को करने में। ठीक है, एम्पावर द स्टूडेंट। एम्पावर का मतलब ये है इनेबल द स्टूडेंट टू मेक देयर डिसीजन बाय देम सेल्फ। ठीक है, मतलब खुद ही वो सेल्फ डिसिप्लिन का ख्याल रखे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट सेल्फ डिसिप्लिन का। सेल्फ डिसिप्लिन का ख्याल रखे और क्लासरूम के अंदर वो बजाय इससे इसके कि वो इधर उधर फालतू में वक्त ज़ाया करे, वो अपनी स्टडी में मगन हो। ठीक है, तो एम्पावर द स्टूडेंट का मतलब यही है। कीप इंस्ट्रक्शन एट द स्टूडेंट लेवल। अक्सर हम इस तरह करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं हम वो बिल्कुल ही टॉप लेवल के रखते हैं। ठीक है, जब टॉप लेवल के रखते हैं तो फिर वो जो स्टूडेंट है वो उसको पिक नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो कीप इंस्ट्रक्शन एट द स्टूडेंट लेवल। ठीक है, डेवलप हेल्दी एंड प्रोफेशनली साउंड रिलेशनशिप विद ऑल द स्टूडेंट्स बाय बीइंग फ्रेंडली विद हिम। स्टूडेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनली रखनी चाहिए, फ्रेंडली रखनी चाहिए। कम्युनिकेट इंटरेस्ट इन ऑल द स्टूडेंट एंड शो कंसर्न फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है, और स्टूडेंट के जो है, अच्छा सॉरी, कल बार बार
आ रही है, थोड़ा मैं उसको पिक करता हूँ। सो अच्छा। कम्युनिकेट इंटरेस्ट इन ऑल द स्टूडेंट्स एंड शो कंसर्न फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है, प्रॉपर जिसके भी इंटरेस्ट होते हैं, स्टूडेंट के जितने भी इंटरेस्ट होते हैं उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड लेबलिंग द स्टूडेंट विद नेगेटिव एडजेक्टिव्स। ये बहुत ही एक आम सी चीज़ है कि अक्सर क्लासरूम के अंदर या ये जो स्टूडेंट होते हैं एक दूसरे को गलत नामों से पुकारते हैं, या टीचर अक्सर होते हैं तो वो गलत नामों से पुकारते हैं स्टूडेंट को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे स्टूडेंट जो है वो उसका मोराल थोड़ा डाउन हो जाता है और फिर उसकी जो इंकरेजमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द मिसबिहेविंग स्टूडेंट। ठीक है, जो उसके बिहेवियर होते हैं उसको डिस्क्राइब करना चाहिए जो मिसबिहेवियर करते हैं। इंक्रीज द इंगेज्ड टाइम। एक एलोकेटेड टाइम होता है, एक इंगेज टाइम होता है। ठीक है, एलोकेटेड टाइम क्लासरूम का वो टाइम होता है जो कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 40 मिनट का क्लास है, दिस एलोकेटेड टाइम। इंगेज टाइम वो है जिसमें स्पेसिफिकली इंगेज होते हैं लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो जो इंगेज टाइम है उसको इंक्रीज करना चाहिए बाय कीपिंग द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन द लर्निंग। ठीक है, डेवलप अ सेट ऑफ फ्यू जनरल क्लासरूम रूल्स एप्लीकेबल टू वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके कुछ जनरल रूल्स वो कंबाइनली बनाने चाहिए। बी असर्टिव। असर्टिव डिसिप्लिन का मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि असर्टिव डिसिप्लिन में क्या होता है, टीचर जो होता है वो एक जारिहाना अंदाज अपनाता है कि जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो असर्टिव डिसिप्लिन की एक थ्योरी भी मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, जिसमें कैंटर ने दी थी। वहां पर कैंटर कहता है कि राइट टू टीच होना चाहिए, राइट टू लर्न होना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, और भी इसके 8 पॉइंट्स थे मैंने आप लोग को पढ़ाए थे। ठीक है, तो एग्जर्टिव डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए रादर देन पेसियो और एग्रेसियो इन इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा आवाज मेरी पहुंच रही है? जी सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी पूछा गया है कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर, चूंकि ये हेडमास्टर के अंडर काम करता है, तो उसके करेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए। ठीक है, एज सच ये तो सब में फिट हो सकते हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक है जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन एलिमेंट्री टीचर वो टीचर होता है जो कि 6, 7 और 8 इस क्लासेस को ज्यादातर पढ़ाता है, तो उसको हम एलिमेंट्री स्टेज के जो है वो टीचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जो इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए। ये एक हेडमास्टर की क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसके जो इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर इंडिविजुअलिटी। रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट को द एबिलिटी टू सेंस चिल्ड्रन इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, यहाँ पर एरिक एरिक्सन कहता है कि चूंकि ये जो एज है ये 12 साल और 13 साल के जो बच्चे होते हैं ये इसी ही लेवल पे होते हैं, तो एरिक एरिक्सन कहता है कि यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस ज्यादा आते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो कि पाइप स्टेज है एरिक एरिक्सन थ्योरी की। तो वहां पर वो कहता है कि यहाँ पर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने लिए गोल सेट करे कि मैंने क्या बनना है। ठीक है, उसके आइडेंटिटी जो है वो वहां पर उसके गोल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसका गोल वहां से सेट होना चाहिए। अगर वहां से उसका गोल सेट नहीं होता तो आगे जाके उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होते हैं, और उसका जो रोल कंफ्यूजन है वो उसमें मुब्तला होता है। चूंकि वो कहता है एरिक एरिक्सन के जो 13 से 20 ईयर, ये जो 13 से 20 साल जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, ये जो एज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्टूडेंट के लाइफ में। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है अपने लिए एक रोल मॉडल या अपने लिए एक टारगेट और गोल सेट करता है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर फिर रोल कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये जो एज है यहाँ पर स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं करना चाहिए।
द एबिलिटी टू बी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, पेशेंट, इनर्जेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिसोर्सफुल। ठीक है, ये तो टीचर की क्वालिटी है। क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिसोर्सफुल होना चाहिए। ठीक है, कौन से रिसोर्स उनके साथ होने चाहिए? जो इंस्ट्रक्शन उसके साथ होते हैं, जो उनके साथ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स होते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वो उनके साथ होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज में स्पेसिफिकली जो एवियर्स होते हैं वो उनके साथ होने चाहिए। ठीक है, द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश रेपो विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। रेपो का मतलब है ताल्लुक पैदा करना। उसमें ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो चिल्ड्रन होते हैं या उसके पेरेंट्स होते हैं उसमें उसके साथ एक रेपो डेवलप करे, एक ताल्लुक डेवलप करे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, एक तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, द वे दे मोटिवेट, द वे दे गाइड, द वे दे लीड, द वे दे कम्युनिकेट, द वे दे मेक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, द वे दे प्लान। ये सारे लीडरशिप की क्वालिटीज है। यही क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी टीचर के अंदर। एंड टीम वर्क स्किल एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, टीम वर्क स्किल्स भी होने चाहिए कि टीम को किस तरह उन्होंने लड़ाना है, टीम को किस तरह उन्होंने इन्वॉल्व करना है, इंडल्ज करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है ना, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर मीन एक ऐसी क्वालिटी जिसमें तंजु मजा हो, जिसको कॉमिक्स कहते हैं। कॉमिक्स मीन के मतलब तंज और मजा जिस तरह हम कहते हैं कि टीचर जो है बिल्कुल ही बोर नहीं होना चाहिए। और सेंस ऑफ ह्यूमर हम इसलिए डेवलप करते हैं कि जो बोर्डम है क्लास में वो ना हो। ठीक है, तो टीचर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा जरूरी है। अ हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन टू वर्क विच often impacts personal lifestyle choices. ठीक है, a clear pleasant speaking voice and the ability to convey confidence. देखो कॉन्फिडेंस, सोर्सेज ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? मेरे ख्याल में फर्स्ट जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का सोर्स है कॉन्फिडेंस अचीव करने का, वो है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज हो टू एड्रेस या मास्टरी हो आप, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। सेकंड जो कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो फिर इजीली आप कन्वे कर सकते हो, लेकिन नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, देन आप कन्वे नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस वेल। कल भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि रिजोल्यूशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट जो है उसमें कंसिलिएशन है, सेकंड मीडिएशन है, थर्ड लिटिगेशन है। ठीक है, कंसिलिएशन का मतलब यही है कि मामलात को रपा दपा करना, ख़त्म करना। ठीक है, किसी भी इशू को। और उस्मान भाई ने भी एक वेरिएबल इनपुट उसमें डाला था कि एक उसमें इग्नोर भी होना चाहिए, कि अगर फॉर एग्जांपल जो एक क्वारल है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी इंटेंसिटी कम है, इग्नोर कर लो, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के जो टेक्निक्स है, या तो कंसिलिएशन होनी चाहिए, मीडिएशन सुलह करना, या फिर लिटिगेशन कोई लीगल एक्शन लेना। दीज थ्री आर द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। ठीक है, और फिर स्ट्रेस को जो है वो भी हैंडल करना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस किस तरह हैंडल करना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका मेरे ख्याल में नमाज है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो मेथड है वो नमाज है। बंदा नमाज पढ़ता है, जो उसका स्ट्रेस होता है वो मैनेज होता है। सेकंड जो स्ट्रेस का मैनेजमेंट का तरीका है वो है एक्सरसाइज। ठीक है, थर्ड जो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक टेक्निक है वो है हेल्दी फूड। ठीक है, फोर्थ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है वो कीप योर सेल्फ बिजी। जब आप बिजी होते हो तो आप स्ट्रेस से थोड़ा थोड़ा उसको अवॉइड करते हो। ठीक है, एक और जो टेक्निक है स्ट्रेस का, वो मेरे ख्याल में है रीड बुक्स। जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल ही मगन होते हैं उसमें। और एक और जो है उसमें है कि हम अपने आप को क्या करें, ऑलवेज बिजी करें। ये तो मैंने कवर किया। और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक मैंने पहले आप लोगों को इसी ही सेशन के दौरान किसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को, मेरे ख्याल में फर्स्ट है कि सेकंड लेक्चर में मैंने वो आप लोग के लिए एक्सप्लेन की है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको पढ़ सकता है या उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये थे एलिमेंट्री स्कूल टीचर के करेक्टरिस्टिक्स। एज सच करेक्टरिस्टिक्स आप लोग खुद भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे ख्याल में ये है, कॉमिटेड टू स्टूडेंट एंड कॉमिटेड टू पेडागोजी।
जब कमिटेड टू स्टूडेंट और कमिटेड टू पेडागाजी आ जाएगा तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट्स है। फिर ये कम्युनिकेशन स्किल, एनर्जेटिक, क्रिएटिव और स्ट्रेस कंट्रोल, रिजोल्यूशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, ये सारी चीज़ें जो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मोटिवेशन। पूछा गया है कि मोटिवेशन क्या है। ये तो मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है। मोटिवेशन इज एन आर्च, इट इज अ पुश which speed up an activity to achieve a desired goal. Motivation is an arch. It is a push which speed up an activity to achieve the organizational goal or a desired goal. ठीक है, ये भी एक डिफिनेशन है। मोटिवेशन, द वर्ड मोटिवेशन इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवर्स। ये देखो, आगे बढ़ना, which mean to move, आगे बढ़ना। Thus, motivation is an external force which accelerates a response or behavior. किसी response या behavior को वो accelerate करता है। It's work like a catalyst, एक शैतान की तरह काम करता है। जिस तरह वो क्या करता है, एक्सेलरेशन का काम करता है। टाइप्स क्या है इसके? चार टाइप्स है बेसिक। एक है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक है निगेटिव, एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन, दिस ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एक्शन that one needs to undertake in order to achieve these goals. ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन पॉजिटिव साइड पे मोटिवेट होना, सच्चाई बोलना, सच्चाई की तरफ जाना, हॉनेस्टी गेन करना, क्यूरियोसिटी लाना अपने अंदर, ये सारी चीजें हमारी पॉजिटिव मोटिवेशन है। नेगेटिव मोटिवेशन, इट इज बीइंग रीइंफोर्स्ड विद फियर, एंजाइटी एंड सच नेगेटिव फीलिंग्स इन ऑर्डर टू हैव टास्क एंड गोल्स अचीव्ड। ठीक है। फियर, एंजाइटी या इस तरह के जो नेगेटिव फीलिंग है वो अचीव करना, इसको हम कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। उसके लिए मोटिवेट होना, ये है नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहर से। The motivation arises from the use of external reward or bribes such as foods, praise, free time, money, or points toward an activity. These incentives are all external and that they are separate from the individual and the task. ठीक है। ये एक्सट्रेंसिक का ताल्लुक है एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल मनी जो है वो एक्सटर्नल एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है, या हमारे पास जो फूड वगैरह है या प्रेज है या फ्री टाइम होता है तो वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द मोटिवेशन arises फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स such as a child natural feeling of curiosity, exigent confidence and satisfaction when performing a task. अच्छा, एक्सीडेंट क्या होता है? किसी को इसका लफ्जी मीनिंग पता है? एक्सीडेंट। अच्छा चलो, मैं इसको शेयर कर लूँगा। जी जी, कोई बोलना या बोलना चाहे? अच्छा जी, एक्सीडेंट का मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा। इसकी जो प्रॉपर डिफिनीशन है, इसी टाइम में मेरे जहन में इसकी डिफिनीशन नहीं है कि एक्सीडेंट क्या होता है। चलिए, एक असाइनमेंट हो गया, इसको हम ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, इसमें एक्सीडेंट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, सेटिस्फेक्शन व्हेन परफॉर्मिंग अ टास्क और क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थे मोटिवेशन। चार टाइप्स है: नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मोटिवेशन, वो तो हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके ख्याल में मोटिवेशन की सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है? तो इसकी थ्योरीज मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है। कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरीज। ठीक है। उसमें मेरे ख्याल में 10-15 थ्योरीज है। ठीक है। तो कोई जो है वो जो अब्राहम मेजलो की जो थ्योरी है, हायरार्की ऑफ नीड, वो है। मेंसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, वो भी है। इसी तरह जो वेक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वो भी है। इसी तरह पाथ गोल थ्योरी, वो भी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा थ्योरीज है। ईआरजी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स की थ्योरी, वो भी है। ठीक है। तो ये सारा जो है मोटिवेशन की थ्योरीज है। जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको इंटरेस्टेड लगे, तो उसको आप लोग अपने अल्फाज में फिर बयान कर सकते हो। ठीक है। द टीचिंग टूल्स, एविएट्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स क्या होता है, या टीचिंग टूल्स क्या होते हैं, एविएट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन एज सच इसकी जो प्रॉपर जो पूछी जा सकती है वही चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। प्रॉपर यूज, अच्छा इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एविएट्स को: दीज आर द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स
which stimulate learning. These are the sensory objects which stimulate learning. ठीक है, ऐसे सेंसरी ऑब्जेक्ट जो कि आपके सेंसेस जो है, 5 सेंसेस, उसको स्टिमुलेट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियो ऐड है, तो आपकी जो हियरिंग है उसको स्टिमुलेट करती है। जो वीडियो ऐड है, जो हमारी साइट है, उसको जो स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो ये एवी एड्स हो गए। प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग टूल्स हेल्प टू रिटेन मोर कंसेप्ट परमानेंटली। द होमवर्क, द हॉर्न बुक वाज एनदर। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ एडिटिंग हुई है। हॉर्न बुक के साथ लिखा गया था यहाँ पर जो है व्हाइट बोर्ड। ठीक है, पहले मेरे ख्याल में नीचे मैंने हिस्ट्री में थोड़ी लिखी भी है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी इब्तिदा कब कब हुई थी एविएट्स की। ठीक है, तो पिछले ज़माने में 1400 सदी में हॉर्न बुक जो है एक ऐसी बुक थी, एक ऐसे पीस ऑफ पेपर थी कि जिसमें ये जो अल्फ़ाबेट थे, ये लकड़ी के जरिए या बोन के जरिए, जो हड्डियाँ होती है उसके जरिए बड़े बड़े जो है रेज बेड्स, जिसको हम रेज कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसको अलिफ बा था, इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई होती थी। ठीक है, तो उसको हम हॉर्न बुक कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सैमुअल रीड हॉल, इन्होंने जो चाक बोर्ड है, पहले 1923 में इसका कंसेप्ट इन्होंने दिया है। नाम क्या है? सैमुअल रीड हॉल चाक बोर्ड 1923। इसकी इब्तिदा और इसकी जो ओरिजिन है वो इसको जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव के किसी पेपर में आया था कि ये जो चाक बोर्ड है इसकी इब्तिदा कब और किसने की थी। तो ये सैमुअल रीड हॉल 1923 इन्होंने की थी। ठीक है, एंड रिप्लेस्ड द हॉर्न बुक इन क्लासरूम अराउंड द वर्ल्ड। और जो हॉर्न बुक थे, पहले हॉर्न बुक यूज होते थे, फिर उसके बाद जो है दुनिया में ये जो चाक बोर्ड थे वही होने लगे। और आजकल इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड जो होते हैं ज़्यादातर वही यूज़ होते हैं, जो डिजिटल होते हैं, या जो हमारे पास ये नॉर्मल व्हाइट बोर्ड्स होते हैं वही ज़्यादातर अभी वो वही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इसकी हिस्ट्री है। पहले कौन सी बुक यूज़ होती थी? हॉर्न बुक, 1400 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1923 में सैमुअल रिडहाल ने जो है चाकबोर्ड मुतारिफ की और इसको रिप्लेस की सारे ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? ये जो एविएट्स है, मोटिवेशन, टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट सो दैट दे कैन लर्न बेटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एविएट्स की अहमियत क्या है। तो उसकी जो अहमियत है, अच्छा जी, किसी ने कहा है एक्सीजेंट डिमांड, मेरे ख्याल में इसका मतलब डिमांड है एक्सीजेंट। अच्छा, गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने कमेंट में ये चीज़ एक्सप्लेन। एक्सीजेंट मीन अर्जेंट और इमीडिएट एक्शन टेकन बाय समवन। एक्सीजेंट मीन अर्जेंट और इमीडिएट एक्शन टेकन बाय समवन। ठीक है, हादिया ने ये डिफिनीशन जो है ये की है, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है। अर्जेंट और इमीडिएट एक्शन टेकन बाय समवन, डायरेक्ट एक्शन लेना, फौरन एक्शन लेना, एक्सीजेंट। ठीक है, अच्छा जी, इसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है? नीड और इम्पोर्टेंस की तरफ अगर हम जाए तो पहले तो ये मोटिवेशन देती है। टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दे कैन लर्न बेटर। क्लेरिफिकेशन, तो टीचिंग एड्स द टीचर क्लेरिफाई द सब्जेक्ट मैटर मोर इजीली। ठीक है, डिस्करेजमेंट ऑफ क्रेमिंग, क्रेमिंग का मतलब क्या है? जो रट्टा वगैरह होता है उसको हम क्रेमिंग कहते हैं। टीचिंग एड कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट विच डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रेमिंग। जो क्रेमिंग है वो यहाँ पर क्या होती है? डिस्करेज होती है इससे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर है क्लासरूम लाइव, लाइव एंड एक्टिव। क्लासरूम जो होता है वो एक्टिव होता है इससे। टीचिंग एड्स मेक द क्लासरूम लिव एंड एक्टिव, अवॉइड डलनेस। टीचिंग एड मोटिवेट द स्टूडेंट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द क्लासरूम एक्टिविटीज एंड अवॉइड डलनेस। कुछ डल स्टूडेंट होते हैं जो पिक नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें भी इससे सॉल्व होती है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, टाइप्स इसके क्या है? ऑडियो एड्स है, एक ऑडियो विजुअल एड्स है,
ऑडियो एड्स वो होते हैं जिसमें सेंस ऑफ हियरिंग इन्वॉल्व हो। द एड्स दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। फॉर एग्जांपल रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? द एड्स व्हिच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हियरिंग, ठीक है। दोनों जब इन्वॉल्व हो तो उसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, ठीक है। ये सारे इसके टाइप्स है। काइंड्स क्या है? प्रोजेक्टेड एड और नॉन प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड वो होगा जिसके लिए पावर की जरूरत होती है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत है, एक मशीनरी की जरूरत होती है, एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। नॉन प्रोजेक्टेड एड वो होते हैं जिसके लिए किसी भी पावर, किसी भी कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्रोजेक्ट एड में हमारे पास आ जाते हैं सारे जितने भी, ये प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, या हमारे पास जो कंप्यूटर है, या हमारे पास और भी सारे इसमें आ जा सकते हैं जिसको ओपेक प्रोजेक्टर कहते हैं, ठीक है। या और भी इसमें बहुत ज़्यादा आ सकते हैं प्रोजेक्टेड एड्स में। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में हमारे पास ये जो चार्ट्स होते हैं, या हमारे पास जो है ये मैप्स वगैरह होते हैं, या ग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में। या मॉडल हो गया, ठीक है। एक चीज़ है जिसको हम वाइवेरियम कहते हैं। वाइवेरियम मीन के एनक्लोज्ड एरियाज होता है, जो शीशे के बने हुए होते हैं, एनक्लोज्ड एरिया, जिसके अंदर इस एक को हम टेरेरियम कहते हैं, एक को हम वाइरेरियम इक्वेरियम, सॉरी, टेरेरियम एंड इक्वेरियम। वाइवेरियम इसका जो है एक ब्रॉड नाम है। इसके फिर दो टाइप है, एक है टेरेरियम और एक है इक्वेरियम। टेरेरियम जो है निकला है टेरेस्ट्रियल से, मतलब ऐसी चीजें जो पानी में नहीं होती, जिस तरह प्लांट हो गए हमारे पास, जिस तरह और एनिमल हो गए, सांप वगैरह, जो के जिसका टेरेस्ट्रियल, जिसका जमीन से ताल्लुक है, तो हम क्या करते हैं वो उसमें टेरेरियम में एनक्लोज्ड एरिया होता है, शीशे का बना हुआ, तो उसमें हम रखते हैं फॉर अ सैंपल, ठीक है। वाइवेरियम इक्वेरियम जो है उसमें वही चीजें होती है स्पेसिफिकली जो कि पानी में रहती है। इक्वेरियम का मतलब है इक्वेटिक, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है। उसमें जिंदा चीजें भी रह सकते हैं, जिस तरह ये कीड़े मकोड़े हो गए, या जिस तरह हमारे पास ये अर्थवर्म, या इस तरह की चीजें जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। या फिश हो गया, तो उसको हम वाइवेरियम के अंदर ही रखते हैं। ये तो वाइवेरियम जो, सॉरी, इक्वेरियम। इक्वेरियम अक्सर ये डिकोरेटिक डेकोरेटेड डेकोरेटेड पीस के लिए कलरफुल, भी यूज होता है। जी जी। बिल्कुल डेकोरेटेड पीस जो, और कलरफुल फिशेस उसमें रखते हैं छोटे वेरी छोटे। गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वही 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 मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, फिर जो है ये दोनों जो है इसके टाइप्स है। टीचिंग स्किल्स क्या है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सच एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सिट इंडक्शन। टीचिंग स्किल्स वो स्किल्स है जो कि एक बंदा अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जब एक बंदा यूज करता है, एक टीचर यूज करता है, उसको हम कहते हैं टीचिंग स्किल्स, ठीक है। कौन कौन से है? फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, क्लासरूम के अंदर जाता है, कौन कौन से प्रोसेस से वो गुजरेगा? फर्स्ट वो सिट इंडक्शन करेगा। सिट इंडक्शन का मतलब यही है फोकस अचीव करना। कलेक्टिवली जब हम फोकस अचीव करते हैं उसको हम सिट इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हेन ऑल द स्टूडेंट अटेंशन इज कलेक्टिवली ऑब्टेन इट इज कॉल्ड सिट इंडक्शन। कलेक्टिवली सारे स्टूडेंट की जब हम अटेंशन लेते हैं, अच्छा, अटेंशन हमने किस तरह लेना है इसके तरीके भी है। या तो हमने एक जो पिछला टॉपिक है उससे क्वेश्चन आंसर शुरू करके स्टूडेंट का जो अटेंशन है वो गेन करना है, ये एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ाया है कोई साइंस का टॉपिक, जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमने कहा कि स्ट्रेस जो है, या दिल के डिजीज जो है, इसके बारे में हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या दिल की डिजीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं? हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोगों के गांव में कोई या फैमिली में कोई दिल का मरीज है, ठीक है। तो फिर उनसे पूछते हैं कि अच्छा, अगर है तो उसके जो सिम्टम है वो क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट जो है वो थोड़े थोड़े आपकी तरफ जो है अटेंटिवली आप उसका फोकस जो है वो गेन करते हो। तो ये है सिट इंडक्शन, ठीक है। या आपने जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसी टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन करते हो, तो वही वही आपका बेस बन जाता है, जिसको हम इलिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। और उसी ही तरह हमने इसके लिए एक एसोसिएटिव लर्निंग या शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग का भी कल हमने एक लर्निंग पढ़ा था, वो भी इसी से ही मिलती जुलती एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसी तरह की चीजों से हम सीट इंडक्शन कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट का जो अटेंशन है वो हमने गेन कर लिया। जब स्टूडेंट का अटेंशन गेन हुआ तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन प्रोसेस।
अभी हमने प्रेजेंटेशन करना है। तो प्रेजेंटेशन में क्या होगा, द टीचर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड पर स्टूडेंट टू गेन द, अच्छा ये नीचे मुझे नजर नहीं आ रहे, ये थोड़ा ब्लर है। जी मियाँ साहब अगर आप हो तो इसको प्रोनाउंस कर लो। इनपुट में क्या लिखा है, द टीचर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नीडेड पर स्टूडेंट टू गेन। बस आगे हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये क्यों, मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ, मतलब ये कि इनपुट का मतलब है प्रेजेंटेशन जूम प्रोसेस आउट में। करे सर, अच्छा अच्छा, जूम आउट करे अगर। ओके जी ओके। अच्छा चलो, टाइम इतना नहीं है, इसको थोड़ा कैरी ऑन करते हैं। अच्छा जी, अभी ठीक हो गया। द टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड पर स्टूडेंट टू गेन द नॉलेज आर स्किल्स थ्रू लेक्चर्स, फिल्म, टेप, वीडियो, पिक्चर्स। इनपुट का मतलब यही है कि जो टीचर इनपुट देता है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है। अभी टीचर जो है वो प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करेगा, तो फर्स्ट उसका जो स्टेप होगा वो इनपुट होगा। टीचर ने क्या करना है, दिस इज द इनपुट, ठीक है, सिंपली। फिर उसके बाद जो है सेकंड स्टेप पे हमारे पास आ जाता है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग बेसिकली वही चीज है जो स्पेसिफिकली टीचर करता है क्लासरूम के अंदर। टीचर जब इंडल्ज हो जाता है, दिस इज मॉडलिंग। मैंने आप लोग को कहा था मॉडलिंग इज समथिंग रिलेटेड टू इमिटेशन। अल्बर्ट बेंडोरा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपने बोलना है, आपने परफॉर्म करना है, दिस इज मॉडलिंग। once the material has been presented, the teacher uses it to show स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, लास्ट में आपने ये चेक करना है कि ये जो चीजें मैंने पढ़ाई है, आया स्टूडेंट ने इसको गॉट किया भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर चेकिंग अप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग क्वेश्चन आंसर का मेथड जो है वो यूज कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट, ठीक है। दो तीन स्टूडेंट से आप जो है क्या करते हो, उनसे पूछते हो कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तीन है प्रेजेंटेशन के प्रोसेस, एक हो गया हमारे पास इनपुट, सेकंड मॉडलिंग, थर्ड चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये है प्रेजेंटेशन के प्रोसेस। पहले हमने कहा सिट इंडक्शन, क्लासरूम के अंदर जाना। सिट इंडक्शन मीन कि जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका अटेंशन गेन करना, दिस सिट इंडक्शन। फिर हमने कहा कि प्रेजेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। प्रेजेंटेशन के प्रोसेस के अंदर इनपुट हो गया, फिर मॉडलिंग हो गई, फिर चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये तीन इसके जो है प्रिंसिपल्स है। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। एक बंदा जब प्रेजेंटेशन देता है तो उसके कुछ स्किल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स है, वॉइस जो होगा उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टीचर शुड स्पीक इन अ क्लियर फॉर्म वॉइस, मतलब टाइट आवाज में। कि उसका जो फॉर्म वॉइस का मतलब है टाइट, जहां पर क्लास पे उसका पूरा कंट्रोल हो, फॉर्म वॉइस। एंड वेरी हैज वॉल्यूम एंड पिच, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो अपने वॉल्यूम और पिच को जो है बिल्कुल ही स्लो डाउन और अप एंड डाउन, इस तरह की चीजें उसमें होनी चाहिए। व्हेन ही वांट्स टू एम्फसाइज समथिंग। अच्छा, टोन, जो टोन होना चाहिए, मेनी टीचर कंफ्यूज वॉइस एंड टोन। टोन इज द फीलिंग दैट एमिनेट्स फ्रॉम वॉइस एंड मैनरिज्म। जो उसका मैनर होता है, तरीका होता है, उसको क्या करता है टोन। जब हम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, जो हमारे इमोशन और फीलिंग किसी चीज के साथ अटैच होते हैं, किसी लफ्जों के साथ अटैच होते हैं, दिस इज आवर टोन। अ टोन दैट इज कॉन्फिडेंट एंड वार्म एंड नॉट ड्राई आर egocentric work well in projecting a comfortable feeling to the students, ठीक है। vocabulary क्या है, while presenting a lecture teacher should stay away from unfamiliar term and jargon as much as possible, ठीक है। अच्छा, टीचर ने ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए कि स्टूडेंट को अपने अल्फाज बेचे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी टीचर जो है वो ऐसे अल्फाज जो है मुंह से निकाल रहा है कि मैं भी कोई एक बला हूँ, ठीक है। बिल्कुल स्टूडेंट की लेवल को आते हुए उन्होंने चीजें पढ़ानी है। जारगुन क्या होते हैं, एक होता है जारगुन, एक होता है स्लैंग, ठीक है। तो जारगुन और स्लैंग जो है ये किसी भी लैंग्वेज के अपने ऐसे अल्फाज होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं हुर्रा वी है वन द मैच, ठीक है। तो हुर्रा वी है वन द मैच, ये तो कंजंक्शन है, लेकिन एज सच अगर हम इसको देखें तो ये एज सच इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये इंग्लिश का एक ऐसा लफ्ज है, अभी बच्चे फंसेंगे कि हुर्रा का क्या मतलब है, ठीक है। या इस तरह के लफ्ज आपने नहीं बोलने जो कि किसी
जुबान के उसके अपने अल्फाज हो, जिसको हम जार्गन और स्लैंग, इसको जार्गन और स्लैंग वर्ड्स कहते हैं, जो कि उसके ऐसे अल्फाज है कि जिसकी समझ जो है किसी और लैंग्वेज में उसकी उसके ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं होती या लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, तो उसको हम जार्गन, या उसकी प्रॉपर एक डिफिनीशन होती है। ठीक है, जब तक डिफिनीशन उसकी ना हो तो बच्चे नहीं सीखते। तो ऐसे अल्फाजों से टीचर को दूर रहना चाहिए। ठीक है, ह्यूमर, मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया था कि ये टीचर की एक बेस्ट क्वालिटी है, बल्कि हर एक इंसान की एक बेस्ट क्वालिटी है, टीचर की नहीं। A teacher with a good sense of humor can actually help to create a more relaxed learning atmosphere for the student. बॉडी लैंग्वेज जो होगा टीचर का क्लासरूम के अंदर जब वॉक करेगा, और उसकी जो लैंग्वेज यूज होगी वो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। इट इज नोन फैक्ट दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्ड बेटर टू अ टीचर हु इज मॉडरेटली एक्टिव एंड मूव्स अराउंड द रूम टू कनेक्ट विद स्टूडेंट। क्लासरूम के अंदर वो मॉनिटरिंग करेगा, कल हमने मॉनिटरिंग कहा था। और फिर वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसका बिल्कुल ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट